आप सभी का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस में स्वागत है। आप सभी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं और ई परीक्षा आपके नवोदय विद्यालय पढ़ने के सपने को पूरा करके और आपका 100% सिलेक्शन कराने के लिए मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट की है, जिसमें आपको किसी भी टॉपिक को जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो और आप उस टॉपिक को कंप्लीट सीख सको। तो हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले आपके लिए ई परीक्षा ने 100% सिलेक्शन दिलाने वाली एक पुस्तक तैयार कर दी है जिसे स्टडी गाइड बुक कहते हैं, जिसके अंदर आपको 3000 से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 1500 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, 1400 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के और 100 पैसेजेस मिलेंगे और साथ में आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे। तो इसे आज ही अपने घर मंगवा लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। इसके लिए कॉल कीजिएगा 8696503800 पर। और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक ई परीक्षा नवोदय क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप बता देते हैं जहां पर पीडीएफ्स, फ्री पीडीएफ, नोट्स, क्लासेस, बहुत कुछ कंटेंट भेजा जाता है। पूरी साल अच्छे से तैयारी करवा देना अपने बच्चे को। उसके लिए आपके बच्चे का नाम और स्टेट इस नंबर पे भेज देना 8696503800 पर। जितने भी लिंक आए उन सब लिंक्स को ज्वाइन कर लेना। ये ध्यान रखना, आपके बच्चे का नाम इस सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको भेजना होगा। हमारा चैप्टर चल रहा था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जिसकी लास्ट क्लास में हम कुछ एग्जांपल्स पे डिस्कस कर रहे थे और हमने टोटल 5 एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 6 से और उनको भी बनाते हैं। 5 एग्जांपल्स बहुत थोड़े से टिपिकल भी थे और शायद आप सभी ने सेकेंड टाइम क्लास को देख भी लिया होगा ताकि आपको और बेटर आपको उस पर अच्छा समझ में आया होगा। आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ध्यान से देखना क्लास को और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप ध्यान से देखोगे क्लास तो आप 100% इसको यहीं पे याद कर जाओगे कि सर इसमें कौन सा पैटर्न आपने यूज किया था, किस तरह से। क्योंकि अब जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उस समय हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स की बहुत सारी बातों को एक साथ सीखते हैं। जो हमने अभी तक फैक्टर्स और मल्टीपल्स में जो सीखा था उनमें से कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर यूज करते हैं। तो इसलिए आपका माइंड भी और तेज काम करना स्टार्ट करता है जब आप क्वेश्चन करते हो। पढ़ना ही कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर कोई स्टूडेंट केवल पढ़ रहा है, नोट्स पढ़ रहा है, लेकिन जब तक वो एमसीक्यूज नहीं करेगा, जब तक एमसीक्यू नहीं करेगा, क्वेश्चंस नहीं करेगा, तब तक उसमें उतना निखार नहीं आएगा। क्योंकि देखो, किसी भी कंपटीशन को पास करने की सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो होता है कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करो, यानी एमसीक्यूज करो। उन एमसीक्यूज को करने से क्या होता है कि जो आपने अभी तक पूरे चैप्टर में सीखा है उनमें से अचानक से आपके माइंड में सारे थॉट प्रोसेस आता है। ऐसे क्या होता है कि आप एक नंबर से सीधा सीधा उनको रिपीट करते हो, रोज रिपीट करते हो नंबर वाइज। वो तो रिपीटेशन करना जरूरी होता है। अगर आपको सब कुछ याद हो चुका है रिपीटेशन करने के बाद में, फिर आप क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस करने से क्या होगा, जैसे आपके सामने ये एक नया क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप नंबर वाइज नहीं करते, उसमें से कोई एक सीधा पॉइंट काम में लेते हो। तब आपको पता चलता है कि आपके माइंड ने कितना जल्दी कैच किया। जो आपने अभी तक जो पढ़ा है वो सारा स्पीड से आपके माइंड में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर बहुत धीरे काम कर रहा है, या फिर आपको याद नहीं है। वहां से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो आपने लर्न किया है वो कितना आपके लिए इफेक्टिव काम कर रहा है। चलिए, तो ये अब हम सीधा क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सीधा क्वेश्चन के साथ में हम थॉट प्रोसेस को बिल्ड करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वोट विल ऑब्टेन्ड बाय multiplying second multiple of 7 and third multiple of 10। 7 के दूसरे गुणज तथा 10 के तीसरे गुणज को गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। अगर कोई स्टूडेंट अगर न्यू स्टूडेंट है और उसको नहीं पता कि सर ये क्या बोल रहे हो, तो नो टेंशन। अभी मैं सारी बातें रिपीट करूंगा, सारे पॉइंट्स रिपीट करूंगा। उस समय आपको बस करना क्या है, देखो, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है, बस आपको करना क्या है, पूरे ध्यान से केवल क्लास को देखना है। क्लास को पूरे फोकस के साथ देखना है, आपको सारे पॉइंट्स यहाँ से समझ में आ जाएंगे। और अगर कोई पहले से कंटिन्यू क्लास ले रहा है और उसको भी कुछ नहीं पता कि सर मैं भूल गया, तो वो भी केवल ध्यान से देखिएगा, आपको सारी बातें याद करवा देंगे। क्योंकि मैं हर वो पॉइंट्स वापस रिपीट करूंगा जो हमने अभी तक इससे रिलेटेड अगर कोई पॉइंट आ रहा हो और इससे जुड़ा हुआ जो भी टॉपिक हो। देखो, यहाँ पर क्या कहा कि सर आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है या गुणा करना है। लेकिन सर किसको मल्टीप्लाई करना है, सर सेकेंड मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि जो 7 है, जो 7 है, उसका तो सेकेंड मल्टीपल, उसका तो क्या चाहिए, हमें सेकेंड मल्टीपल चाहिए, है ना। सेकेंड मल्टीपल या दूसरा गुणा चाहिए। 7 का दूसरा गुणा चाहिए। और थर्ड मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि जो 10 है उसका आपको थर्ड मल्टीपल चाहिए। 10 का क्या चाहिए आपको, थर्ड मल्टीपल, यानी कि उसका तीसरा गुणज चाहिए। अब देखो, मल्टीपल या गुणज क्या होते हैं, मैं आपको पहले ये बता देता हूं मल्टीपल या गुणज क्या होते हैं। देखो, छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा है, आप याद कर लेना मेरे साथ में। अगर आपसे मैं कहूं कि सर मल्टीपल या फिर गुणज क्या होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार के लिए याद कर लीजिए। देखो,
गुणज क्या होता है, जैसे अगर आपको मैं 5 के मल्टीपल से अगर फाइंड आउट करने को कहूँ तो आप क्या करोगे, 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 4, और इस तरह मल्टीप्लाई करते जाओगे जब तक नंबर एंड नहीं होती। एंड कहाँ पर होती है, इन्फिनिटी, अनंत पर होती है। तो 5 मल्टीप्लाई 1 5, 5 गुना 1 5, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 5 मल्टीप्लाई 3 15, 5 मल्टीप्लाई 4 20, और इस तरह ये कहाँ तक चलती जाएगी, इन्फिनिटी तक चलती जाएगी। ये क्या होता है सर, मल्टीपल या गुणज। आपको कि सर बस यही होता है, आपको कि सर केवल और केवल मल्टीप्लाई ही करना होता है मल्टीपल्स में, हाँ केवल मल्टीप्लाई ही करना होता है जितनी टाइम्स पूछे। अब आपको कोई कहे कि सर इसका थर्ड मल्टीपल, तो ये रहा थर्ड मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल तो ये रहा सेकंड मल्टीपल, टेंथ मल्टीपल तो ये रहा 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको जितने जो मल्टीपल आपसे पूछा जाए आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना इजी था मल्टीपल या गुणज। अब जैसे इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ कहा कि सर 7 का सेकंड मल्टीपल ऑफ 7, 7 का दूसरा गुणज, मतलब 7 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स, कितना आएगा 14। और थर्ड मल्टीपल ऑफ 10, 10 का तीसरा गुणज, मतलब 10 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, कितना आएगा 30। और उसके बाद में क्या करना था, उसके बाद में सर एक काम करना था, इनको भी वापस मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि सर ऊपर लिखा हुआ है मल्टीप्लाइंग, इनको सेकंड मल्टीपल ऑफ 7 और थर्ड मल्टीपल ऑफ 10, इनको भी क्या करना है सर, आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 के दूसरे गुणज और 10 के तीसरे गुणज, और इनको आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, हम 14 और 30 को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 3 या 42, और ये आ गया साथ में जीरो। तो अपने पास में आंसर कितना आ गया, 420, 420 क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि सर सिंपल सा था। सेकंड मल्टीपल ऑफ 7, 7 मल्टीप्लाई टू 14, थर्ड मल्टीपल ऑफ 10, 10 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 30, 7 का दूसरा गुणज, 7 गुना 2 बराबर 14, 10 का तीसरा गुणज, 10 गुना 3 बराबर 30, और उसके बाद में उनको मल्टीप्लाई या गुणा करना था। आपस में जैसे ही मल्टीप्लाई किया आपका आंसर आ गया 420। ये एक इजीएस्ट क्वेश्चन होता है, और एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि छोटे एग्जाम है तो कई बार छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और अगर थोड़ा सा पेपर को टिपिकल करना होता है तो जैसे हमने 5 एग्जाम्पल्स कल पढ़े थे वैसे एग्जाम्पल्स पूछ लेता है, तो टिपिकल हो जाता है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक डेम इजी क्वेश्चन है। वोट विल सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 15, और फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 15, 15 के पहले 5 गुणजों का योग क्या होगा। क्या पूछा सर, आपको योग या सम पूछा है। अब किसका सर, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 15। अब देखो सर, 15 का पहला मल्टीपल निकाला, 15 मल्टीप्लाई 1, सेकेंड मल्टीप्लाई 2, थर्ड मल्टीप्लाई या तीसरा गुणज 3 से गुणा कर देंगे, फोर्थ मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिफ्थ मल्टीपल 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या पूछा है, फर्स्ट 5 यानी एक नंबर से लेकर 5 नंबर तक, फर्स्ट टू 5, पहले 5 गुणज 1 से लेकर 5 तक के। तो 15 यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, यहाँ पर कितना हो गया 45, यहाँ पर कितना हो गया 60, और यहाँ पर कितना हो गया 75 या 75। यहाँ पर आप सब इनको क्या करते हैं सर, इन सबको कर देते हैं हम प्लस कर देते हैं। चलिए इन सबको प्लस कर दीजिए। तो 5 और 5 10, 5 15, 5 तो यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर कैरी एक हासिल का आ गया, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 6 कितना हो गया सर 15, 15 और 7 कितना हो गया हमारे पास में 22, और ये आंसर कितना आ गया 225, 225 क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। डेमेज क्वेश्चन था, तो सर ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, छोटा क्वेश्चन था। करना क्या था सर, कुछ नहीं करना था, 15 के फर्स्ट 5 मल्टीपल फाइंड आउट करने थे, यानी 15 का 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद में उन सबका सम कर देना, उन सबका योग कर देना है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, एक इजी क्वेश्चन था, मल्टीपल्स फाइंड आउट किए और उन सबका क्या कर दिया सर हमने, प्लस कर दिया, और यही आपका क्या रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है कि आपके आंसर कमेंट में एकदम डिटो क्वेश्चन सही आ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं रहेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं एग्जाम में, इसलिए बेसिक क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को सुनिए, क्या लिखा हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 8, द टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 8 विच नंबर बिटवीन 20 एंड 50। एक देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन उस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसने क्या कर दिया, न्यू टाइप से लिख दिया, उसमें थोड़ी जो लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को चेंज कर दी। अब जो लैंग्वेज समझ जाएगा वो तो आंसर कर देगा, जो नहीं कर पाएगा वो उससे पीछे रह जाएगा। इसलिए हमने एग्जांपल से वो सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस लेके आए, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने पर आपको ये नहीं लगे कि सर ये तो क्या दे दिया हमारे सामने क्वेश्चन। 8 के कुल गुणजों की संख्या, यानी कि सर गुणज तो किसके होने चाहिए, 8 के होने चाहिए, जो 20 तथा 50 के बीच में हो। इसका मतलब एक और कंडीशन क्या देगा, दो, देखो आपके पास में 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1,
टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 8, कंडीशन नंबर फर्स्ट कि मल्टीपल्स किसके होने चाहिए, 8 के होने चाहिए। कंडीशन नंबर सेकंड, बिटवीन 20 एंड 50, 8 के कुल गुणजों की संख्या कंडीशन नंबर फर्स्ट, और 20 तथा 50 के बीच में हो कंडीशन नंबर सेकंड। यानी कि अब आपको क्या कहा कि सर 20 और 50 इसके बीच में आने चाहिए, और वो भी क्या आने चाहिए, 8 के गुणज होने चाहिए, मल्टीपल्स ऑफ 8 होने चाहिए। अब देखो अगर 8 के मल्टीपल्स लिखूंगा तो क्या करूंगा, 8 की टेबल होगी ना, 8 मल्टीप्लाई 1 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16, 16 बाद में 24, 24 के बाद में 32, 32 के बाद में 40, 40 के बाद में 48, और 48 के बाद में 56। अब आपने कहा कि देखो सर ये जो 20 है ना, 20 के तो बाद में चाहिए बिटवीन, और 50 से पहले चाहिए, क्योंकि बीच में चाहिए ना बिटवीन। बिटवीन क्या होगा, 20 के तो बाद में, 20 के तो नेक्स्ट नंबर्स और 50 के प्रीवियस नंबर्स। तो सर ये जो 24 से लेकर ये जो 48 वाले नंबर्स है ना, ये आपको इसके अंदर दिखाई देंगे, इसके अंदर दिखाई देंगे। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट भी फॉलो कर दी कि मल्टीपल्स ऑफ 8 भी होने चाहिए, और कंडीशन नंबर सेकंड क्या थी, बिटवीन 20 एंड 50 होने चाहिए, 20 तथा 50 के बीच में होने चाहिए, और 8 के कुल गुणज होने चाहिए। तो सर ये कौन से रहेंगे सर, आपके 24, 32, 40 और 48 रहेंगे। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको समझने की थोड़ी सी आपकी देर थी। जैसे आपको समझ में आया, समझ में आते ये क्वेश्चन बहुत इजी से बन गया, क्योंकि देखो इसमें आपको कुछ ज्यादा समझना नहीं था। आपको क्या समझ, अब आपको पूछ ले कि टोटल नंबर्स कितने हैं, तो आपको कैसे टोटल नंबर्स इसमें टोटल कितने हैं सर 4, टोटल मल्टीपल्स कितने हैं 4 क्वेश्चन। देखो देखो क्वेश्चन आपके पास में बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको बहुत इजी क्वेश्चन दिया था, बस आपको ये समझना था कि क्वेश्चन एक्चुअल में हमसे क्या पूछना चाह रहा है। आपको उसके ऊपर सीधा सीधा उसके ऊपर जाना था। क्वेश्चन ने क्या कहा कि देखो आपको आई 8 के मल्टीपल्स चाहिए, 8 के गुणे जने। आपने कहा ठीक है अभी लिख देते, लेकिन उसने कहा रुको 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 रुको। आपने कहा क्या हुआ, उसने कहा कि लेकिन मुझे 20 से 50 के बिटवीन चाहिए, बिटवीन 20 एंड 50, 20 तथा 50 के बीच में चाहिए। आपने कहा अच्छा ये कंडीशन है क्या, चलिए कोई बात नहीं। तो अगर आपकी ये कंडीशन है तो आप 24 को ले सकते हो, 32 को ले सकते हो, 40 को ले सकते हो, और 48 को ले सकते हो। तो यानी कि आपके पास में टोटल मल्टीपल्स कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। तो अब क्वेश्चन कहेगा यस, आपका एकदम से राइट आंसर है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से बस आपके सामने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लाकर आपको उस तरह का माइंड सेट करना चाहते हैं, आपको वो एक थॉट प्रोसेस देना चाहते हैं कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरह से अपने माइंड में उसकी थिंकिंग बिल्ड करनी है। केवल हम क्वेश्चन करने से, क्वेश्चन आपको जो करवाए जाते हैं उससे हमारा एक ही मकसद होता है, हमारा एक ही एम है कि आपको उससे एक ऐसी थॉट प्रोसेस बिल्ड करनी कि एग्जाम में अगर कोई भी नया क्वेश्चन भी आ जाए तो उसको आप सोच सको, उसके लिए आप थिंकिंग बिल्ड कर सको। लेकिन उम्मीद है कि इन्हीं क्वेश्चंस के आसपास आपके क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपकी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से आपकी थॉट प्रोसेस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 एकदम से डेम इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन से क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ। देखो एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड को पढ़ना है एग्जाम में। इस तरह से क्वेश्चन पढ़ने में चाहे 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगा दो, लेकिन अगर क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत पढ़ोगे, समझ में नहीं आएगा, तो उसको 3 बार पढ़ना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ने के लिए 5 सेकंड एक्स्ट्रा दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना तो आंसर निकलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कंपटीशन में, अगर कंपटीशन में क्रैक करनी होती है ना, किसी एग्जाम को जल्दी कंप्लीट करना होता है, तो उसका एक ही तरीका है, क्वेश्चन को पढ़ने में 5 सेकंड एक्स्ट्रा दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जल्दबाजी में पढ़ोगे तो कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, तो आप 2 मिनट तो केवल इस क्वेश्चन को पढ़ने में ही दे दोगे। ऐसे मैक्सिमम आपको ये क्वेश्चन पढ़ने में 30 सेकंड लगेंगे, मैक्सिमम 30 सेकंड लगेंगे, मैक्सिमम आपको 30 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन पढ़ने में। 5 सेकंड एक्स्ट्रा दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आंसर आपका माइंड अपने आप आपको बना के दे देगा। लेकिन सबसे पहले माइंड को क्वेश्चन तो समझाना पड़ेगा ना आराम से, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा करो। फाइंड द सम, चलिए सर पहला पॉइंट पता चलेगा कि सम फाइंड आउट करना, लेकिन सर किसका, ऑफ द फैक्टर ऑफ 96, ऑफ द फैक्टर ऑफ 96। ठीक है, यानी 96 की नहीं अभी आगे भी लिखा हुआ विच आर मल्टीपल्स ऑफ 6, विच आर मल्टीपल्स ऑफ 6, 3 कंडीशन है। कंडीशन नंबर फर्स्ट आपको सम फाइंड आउट करना है, कंडीशन नंबर सेकंड फैक्टर ऑफ 96 के फैक्टर्स होने चाहिए, और वो भी कौन से, जो मल्टीपल्स ऑफ 6 है, जो 6 के मल्टीपल भी है और 96 के फैक्टर्स भी है। ऐसे आपके नंबर्स को निकालकर उनका फिर सम फाइंड आउट करना है। 96 के तो गुणनखंड होने चाहिए, ठीक है, उनका आपको क्या करना है, योग करना है। लेकिन जो 6 के गुणज भी हो, जो 6 के क्या हो, गुणज भी हो, तो सबसे पहले सर ये पता करते हैं कि 96 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 96 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं। सर उसके लिए आपको सिंपल सा मेथड है, 96 का कर दीजिए एलसीएम। 96 का क्या कर दीजिए सर, एलसीएम कर दीजिए, क्योंकि सर सिंपल से हमने सीखा कि 96 का एलसीएम जो होगा वही उससे फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 का किया,
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में 48 आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8, नीचे रहेगा 16, क्योंकि देखो 96 में अगर मैं 2 का डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 4 जा 8 रहेगा, -1 16 और 2 8 जा 16। जैसे मैं माइंड में सोल्व कर रहा हूँ ना, आप भी अगर ऐसी ट्राई करोगे ना, बार बार जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से माइंड में करने की कोशिश करोगे, आप भी धीरे धीरे सीख जाओगे। 100% ये मेरी उम्मीद है, ये मेरा पक्का आपसे वादा है। लेकिन कब? जब आपके सामने कोई भी डिवाइड आ रहा हो तो उसको कोशिश ही इसी तरह से करोगे। हो सकता है कि पहली बार में आपके माइंड पे ज्यादा प्रेशर रहे, आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम लगाओगे तभी तो सीखोगे। आपको क्या लगता है कि मेरे को पहले से ये सब कुछ आता था कि मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ तो ऐसे सीधा 48 लिख देता हूँ डिवाइड करके, ऐसे सीधा 24 लिख देता हूँ? नहीं, पहले मेरे को भी आपकी तरह ही टाइम लगा था। जब मैं भी आपकी तरह नया था तो मुझे भी बहुत इश्यूज आए थे। जैसे मैं 2 का डिवाइड करता तो सोचता 2 4 जा 8, फिर मुझे दिखाई नहीं देता कि यहाँ 8 लिखा, ठीक है, नीचे 9 के नीचे 8 लिख दिया, -1 किया, फिर 1, फिर ऊपर से 6 लाया, 16, ठीक है, 8 आ गया। तो धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन फिर क्या होगा, फिर आपकी उसके अंदर मास्टरी हो जाएगी, आप उसके अंदर क्या हो जाएंगे, आप परफेक्ट हो जाओगे। लेकिन परफेक्ट कब होगे? जब आप कोई काम करोगे तभी तो परफेक्ट होगे। पहले से ऐसे डर के हो जाओगे, नहीं मेरे से तो नहीं हुआ, तो आप परफेक्ट कैसे होगे? इसलिए जब भी एलसीएम वगैरह करो ना, ये जो नवोदय के क्वेश्चंस करो, नवोदय की जो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ उनको इसी तरह से कोशिश किया करो, उनका मल्टीपल्स बिना नोट डाउन किया करो। कम ज्यादा से ज्यादा जो वर्क है वो विदाउट पेन पेपर किया करो, कोशिश किया करो अपने माइंड के अंदर ही उनको सोल्व करने की कोशिश किया करो। धीरे धीरे आपको थिंकिंग बिल्ड हो जाएगी। चलिए, इसमें 2 का डिवाइड किया तो कितना आ गया सर? 24। 2 का डिवाइड किया तो साथ में 12, 2 डिवाइड करेंगे तो 6, 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। देखो, मैं बीच बीच में आपको कुछ वो बातें बता देता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन आता है जिससे आपको और ज्यादा बेटर कैसे बन सकते हो, मैथ्स में और ज्यादा परफेक्ट कैसे बन सकते हो, तो मैं साथ में बताता हूँ। क्योंकि जब कोई क्वेश्चन आता है उसी के साथ में बताते तो ज्यादा अच्छा लगता है, आपका माइंड भी ज्यादा, कि आपको पता रहता है कि हाँ सर को सर ने ऐसा बताया था, ऐसे क्वेश्चन में इस तरह से हमें करना होता है। देखो, अब 96 के लिए सर बॉक्स बना ले। बॉक्स क्या बनाएंगे? 1 2 3 4 5, है ना? ये हो गया सर 1 2 3 4 5 एंड मल्टीप्लाई 3। तो ये क्या रहेगा सर हमारे पास में? इसका टोटल आपके पास में आंसर रहेगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं? फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखो, 1 का सभी नंबर्स में डिवाइड होता है, एक एक ऐसी संख्या जिसका सभी संख्याओं में भाग जाता है। 1 इज डिवाइड एनी नंबर, तो कितने टाइम्स है? 90 टाइम्स। अब 1 के बाद में कौन आता है? 2। 2 इस बॉक्स में मिलेगा? मिलेगा सर, क्यों नहीं मिलेगा? 2 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स होगा? 48 टाइम्स। 3 मिलेगा? यस सर, 3 भी मिलेगा। 3 का डिवाइड किया तो कितना हो गया? 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 9। इस सब में इसी में डिवाइड कर रहे हैं। 3 के बाद में 4 मिलेगा? यस सर, 4 मिलेगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 4 का डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 और 16, और 4 4 जा 16, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में 4 के बाद में 5 मिलेगा? यस सर, 5 मिलेगा। नहीं मिलेगा? 6 मिलेगा? यस, 6 मिल जाएगा सर। 3 2 जा 6, तो ये लो डिवाइड किया तो सर 6 1 जा 6, नीचे कितना आ गया? 3, तो 3 के ऊपर से ले गया 36, तो 6 6 जा 36। 7 मिलेगा? नहीं। 8 मिलेगा? यस सर, 8 मिल सकता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये लो सर 8 मिल गया। 8 का डिवाइड किया तो 8 1 जा 8, नीचे कितना आ जाएगा? 1, और ऊपर से ले गया 6, तो 16, और 8 2 जा 16। 9 मिलेगा? नहीं। 10 मिलेगा? नहीं। 11 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 12 मिलेगा? नहीं। हाँ सर, 12 मिल सकता है आपको। 12 आपको आसानी से मिल जाएगा। 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। 3 2 जा 6 और 6 2 जा कितना हो जाएगा सर हमारे पास में? 12 हो जाएगा। 12 मिल रहा है। देखो सर 12 कहाँ मिल रहा है, ये भी दिखा देते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, बन रहा ना 12। ये लो सर, 12 का डिवाइड करो तो 12 8 जा 96। ये देखो सर, रिपीट कर दिया आपने। आपने क्या कर दिया? रिपीटेशन कर दिया। 8 मल्टीप्लाई 12 या 12 मल्टीप्लाई 8, और ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे सर? इसके टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे, कुल गुणनखंड। तो कौन कौन से हो गए सर? 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32। इसके बाद देखो नंबर्स में ज्यादा गैप आने लग गया, 48 और 96। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कम गैप था ना, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, फिर धीरे धीरे डिफरेंस बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाओगे डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो सर ये हमारे क्या है? टोटल इसके फैक्टर्स हैं, कुल हमारे गुणनखंड। और गुणनखंड निकालने का मेथड आप सबको पता है पहले से ही, कि सर कैसे आप गुणनखंड निकाल सकते हो, कैसे आप फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए सर, यहाँ पर पहली कंडीशन आपने फॉलो कर ली, जो पहला आपका जो बैरियर था वो आपने कंप्लीट कर लिया। सेकंड क्या कहता है कि आपको सम करना है, लेकिन विच मल्टीपल्स ऑफ 6, जो 6 के गुणज हो। यानी कि सिंपल सी बात, आपको एक मेथड बताऊं, आपको एक मैं छोटी सी आपको एक बात बताता हूँ। जैसे अगर मान लो मैं कहूँ कि सर 12 जो है वो 6 का मल्टीपल है, 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 6, ये 6 का गुणज है। इसका मतलब कि 12 में 6 का डिवाइड होगा, 12 में 6 का डिवाइड होगा। अगर कोई भी नंबर
अगर कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का अगर मल्टीपल है या उसका गुणज है तो इसका मतलब है कि उसका उसमें डिवाइड जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ 5 का मल्टीपल कौन सा, जैसे मैंने मान लो मैंने 15 लिखा, तो क्या 15 में 5 का डिवाइड होगा? यस सर, 5 का डिवाइड होगा। बस सर यही तो काम करना है कि अगर आपको मल्टीपल्स ऑफ 6 फाइंड आउट करने हैं तो वो सारे नंबर्स फाइंड आउट करने होंगे जिनमें 6 का डिवाइड जाएगा। तो आप क्या कहोगे सर, एक तो ये 6 रहा आपके पास में, एक आपके पास में 12 है उसमें डिवाइड हो सकता है, एक 24 में डिवाइड हो जाएगा, एक आपके पास में 48 में हो जाएगा। ठीक है, 48 में हो जाएगा। क्या 96 में होगा 6 का डिवाइड? देखते हैं सर, 96 में डिवाइड, हाँ सर 96 में भी हो जाएगा 6 का डिवाइड, क्योंकि करेंगे ना 66 या 96 होता है। ठीक है सर, आपने कैसे पता लगाया? अरे डिवाइड करके देख लो, नहीं है ना, डिवाइड करके देख लो 96 में 6 से, उसके बाद 330 हो रहा है डिवाइड। तो सर ये सारे मल्टीपल्स क्या है? 6 के मल्टीपल्स है और वो 96 के फैक्टर्स भी है। आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हुए थे कि आपको फैक्टर्स भी होने चाहिए, एक तो 96 का फैक्टर भी होना चाहिए और साथ में वो नंबर 6 का मल्टीपल भी होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? 6 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 96 का तो गुणनखंड हो और 6 का गुणज हो, आपको वो सारे नंबर पता करने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया? 96 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए, 96 के गुणनखंड पता किए, फिर उसमें से आपने वो नंबर्स बाहर निकाले जो मल्टीपल्स है, 6 मल्टीपल ऑफ 6 है, जो 6 के गुणज है। तो आपको कौन कौन से नंबर मिले? अब सर हमने जैसे ही देखा तो हमारे पास में कुछ नंबर्स का यहाँ से आपके पास में निकल के आंसर निकल के आ गया। जैसे एक तो कौन सा आ गया सर? 6, एक आ गया सर आपके पास में 12, एक आ गया 24, एक आ गया 48 और एक आ गया 96। अब क्या करना है सर? इन सबका योग करना है, इन सबका सम करना है। तो इन सबको प्लस कर लेते हैं। प्लस करेंगे तो आपके पास में आंसर कितना रहेगा? सर एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको छोटा करके यहाँ पर इन सबका क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ ना, और इधर इनका प्लस कर लेते हैं। चलिए प्लस करें। सबसे पहले जैसे ही प्लस किया तो कौन कौन से लिखे हुए हैं सर आपके पास में? 6, 12, 24, 48 और 96। चलिए प्लस करो। ओके, 6 और 2 8, 8 और 4 कितना होगा? 12, और 12 को मैं 8 प्लस किया तो 20, 20 में 6 प्लस किया तो आपके पास में 26, 2 यहाँ पे कैरी रहेगा, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 9 कितना हो गया? 18, 186। 186 क्या रहेगा सर? इसका राइट आंसर रहेगा 186, 186 इसका राइट आंसर रहेगा। देखो आप, मैंने भी जो प्लस किए इतने फास्ट क्यों किए? क्योंकि मैं रोज इनके ऊपर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन करता हूँ। अभी मैं आपको एक छोटे से मेथड बता देता हूँ कि आपको 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर्स का पहले आपको प्लस आना चाहिए। 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3, 2 + 1, 2 + 3, ऐसे अगर आपको 1 से लेकर 10 तक आप रिपीट करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। चलिए ये कोई बड़ी बात नहीं, आप धीरे धीरे जैसे एडिशन करोगे, जैसे जैसे एडिशन करोगे सीख जाओगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहले आपको क्वेश्चन क्या दिया था कि सबसे पहले 96 के फैक्टर्स होने चाहिए, 96 गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, वो निकाल लिए। फिर हमने देखा कि उसमें से मल्टीपल्स ऑफ 6 कौन कौन से, 6 के गुणज कौन कौन से, तो वो भी हमने फाइंड आउट कर लिए। फिर क्या कहा कि सर इनका सम करो या इनका योग करो, तो हमने वो भी कर लिया और आंसर कितना आ गया? 186। क्वेश्चन बहुत इजी है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा इस पर ज्यादा टाइम दिया ताकि आप इसी थॉट प्रोसेस सीख जाओ कि सर इस क्वेश्चन को जब हम स्टार्ट करेंगे बनाएंगे तो उसके अंदर हमारे पास में क्या क्या माइंड के अंदर काम करना है। तो इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया। नहीं बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा आपको एलसीएम करना है, फैक्टर्स निकालने, 6 का मल्टीपल निकालना और प्लस कर देना है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया, क्योंकि जब आप क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस? क्वेश्चन को पढ़ते समय बहुत ध्यान से पढ़ना है। व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन द डिजिट्स एट द टेंस एंड यूनिट्स प्लेस, एट द टेंस एंड यूनिट प्लेस of the number resulting from the sum of first 6 multiples of 5, first 6 multiples of 5। यहाँ पर कुछ 3 कंडीशन दे दी। पहली कंडीशन कि जो 5 के 6 मल्टीपल्स, 5 के 6 मल्टीपल्स, पहला पॉइंट तो ये कहा। दूसरा पॉइंट कहा कि उन सबका क्या करना है? आपको सम करना है, ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल, ठीक है। फिर क्या करना है कि उस सम करने के बाद में जो आपके पास में आंसर रहेगा, एक कोई नंबर निकल कर आएगा, ऐसे कुछ नंबर निकल कर आएगा, उसकी एक तो टेंस प्लेस और एक यूनिट प्लेस, यानी कि उसकी टेंस और यूनिट प्लेस जो है उनका आपको डिफरेंस करना है। टेंस एंड यूनिट प्लेस का क्या करना है सर? आपको डिफरेंस करना है, यानी कि इस नंबर का जो टेंस प्लेस है और इस नंबर का जो यूनिट प्लेस है उनको आपस में क्या कर देना? माइनस कर देना है। चलो हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स बनाना स्टार्ट कर दो। 5 के प्रथम 6 गुणज, पहला पॉइंट कि सर 5 के प्रथम 6 गुणज होने चाहिए, यानी कि 5 के जो 6 गुणज है प्रथम वो आपको पता करने। उसके बाद में क्या कहा? उनके योग से, यानी फिर इनका क्या करना है? इन सबका योग कर देना है। योग से आने वाली संख्या, इससे कोई ना कोई संख्या बनेगी,
कि दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर बताओ। यानी कि आपके जो इसका दहाई अंक और इसका जो इकाई अंक है उनका क्या करना है, अंतर करना है। तो यानी कि एक क्वेश्चन में 3 कंडीशंस आपको दे रखी है। चलो सोल्व करते हैं, आप भी अपने ट्राई कर सकते हो, या फिर आपको नहीं बन रहा हो तो मेरी तरफ आप देख लीजिए क्लास में आप देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सर ये क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। देखो सर, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या कहा, फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के प्रथम 6 गुणज। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई 1 तो 5 लिखा, ये से लिख दो सीधा मल्टीप्लाई। चलो इसको मैं जल्दी लिख रहा हूँ ना आपको, तो इतना बड़ा नहीं लिखे, हम ऐसे लिखते हैं 5 यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाई 1 5 मल्टीप्लाई 2 तो 10 मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो गया 15 मल्टीप्लाई 4 तो कितना हो गया 20 और मल्टीप्लाई 5 तो 25 एंड मल्टीप्लाई 6, क्योंकि 6 गुणज पूछे ना, फर्स्ट 6 मल्टीपल तो कितना हो गया 30। ये आपके पास में सभी नंबर्स आपके पास में निकल कर आ गए। अब क्या करना है सर, इन सब का सम या योग करना है, तो चलिए सर इन सबको प्लस कर लेते हैं। इनको जैसे ही प्लस करते तो आपके पास में आंसर कितना रहेगा, 10 और 5 15, 15 और 15 कितना हो गया 30, 30 में 20 प्लस किया तो 50 और 50 में 25 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 75, 75 में 30 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 105, 105 क्या रहेगा सर इसका टोटल सम रहेगा, ये योग कितना रहेगा 105 हमारे पास में आंसर रहा। ठीक है, अब देखो सर आपके पास में नंबर कौन सा आया 105। फिर क्या कह रहा है कि इस सम के जो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस है, इकाई का अंक तथा दहाई का अंक, तो सर इसका दहाई का अंक तो कौन सा रहा ये, और इकाई का अंक कौन सा रहा ये, इन दोनों का क्या करना है आपको, डिफरेंस या अंतर करना है। तो 5 माइनस 0 करोगे तो आपके पास में आंसर कितना रहेगा सर, आपके पास में आंसर रहेगा 5। यही आपका लास्ट फाइनल आंसर था, 5 था, 105 105 इसका राइट आंसर नहीं है, 5 इसका राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि जब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के प्रथम 6 गुणज। ओके, फिर कह रहा है कि उनका योग कर लीजिए, उनका सम कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में कहा कि जो आपके पास में सम से जो नंबर्स आपको जनरेट हुई है, या आपके पास में जो योग से आने वाली जो संख्या है उसका वंस प्लेस और टेंस प्लेस, इकाई का अंक तथा दहाई का अंक, इन दोनों जो डिजिट्स है इन दोनों का क्या करना है आपको, डिफरेंस या अंतर करना है। तो आपके पास में लास्ट आंसर कितना रहेगा 5 रहेगा। एक डेम इजी क्वेश्चन था, बस आपकी थॉट प्रोसेस एक अलग तरीके से अगर बिल्ड हो जाएगी आपकी, तो ऐसे क्वेश्चन पे आप बहुत आसानी से कर लोगे। आपको ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा आपको इश्यू नहीं आने वाला, क्योंकि क्वेश्चन इतना टिपिकल है ही नहीं जितना आपको इश्यू आने वाला है। छोटा क्वेश्चन है, केवल आपको मल्टीपल्स को करना है, मल्टीपल्स आप सबको पता है, सम आपको करना आता है, डिफरेंस आपको करना आता है, लेकिन बस आपको क्वेश्चन को समझना था कि क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले मल्टीपल्स फाइंड आउट करो, ठीक है, फिर सम करो, ठीक है, उसके बाद में जो उसका वंस और टेंस प्लेस है। देखो इस क्वेश्चन के साथ में आपको नंबर सिस्टम का भी आपको पता कर लिया एग्जामिनर ने। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या करता है कि ये आपके एक थॉट प्रोसेस बिल्ड करने की, चेक करने की कोशिश करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, साथ में आपको प्लस आते हैं कि नहीं आते, माइनस आते हैं कि नहीं आते, और उसके बाद में आपको ये पता है कि वंस प्लेस कौन सी होती है, टेंस प्लेस कौन सी होती है। तो एक क्वेश्चन के साथ में आपकी बहुत सारी थॉट प्रोसेस को डेवलप करने, चेक करने का कोशिश उसने कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स इन द फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर्स। मतलब कि नेचुरल नंबर्स वो भी कौन सी, फर्स्ट। अगर देखो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स फ्रॉम 1 and 1 to 150, because first 150 natural numbers are 1 to 150 are multiples of both 3 and 5. How many numbers in the first 150 नेचुरल नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5। प्रथम 150 जो प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या कहां से आरंभ होती है सर, 1 से, और 1 से लेकर 150 तक जो टोटल संख्याएं आपके पास में है, ठीक है। में कितनी संख्याएं ऐसी है जो 3 और 5 दोनों की गुणज है, 3 और 5 दोनों की गुणज है। एक बात बताइए, अगर कोई संख्या जैसे आपके पास में ये नंबर है, और ये नंबर अगर 3 और 5 दोनों की अगर मल्टीपल्स है, तो क्या इसमें 3 और 5 डिवाइड नहीं होगा? यस सर, डिवाइड होगा। तो सर ये क्वेश्चन तो जैसा नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आता है ना अपना, इससे डिवाइड फाइंड आउट करो, तो वो सेम वही क्वेश्चन हो गया कि मतलब सर आपको टोटल वो नंबर्स फाइंड आउट करनी है जिन नंबर्स में 1 to 150, 1 से लेकर 150 तक, जिसमें 3 का भी डिवाइड हो और 5 का भी डिवाइड हो, लेकिन दोनों का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसमें 3 का डिवाइड हो जाए 5 का डिवाइड हो जाए। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि जैसे आपके पास में एक घर है छोटा सा, ठीक है, ये आपके पास में घर है, और इस घर में नंबर्स कहां से कहां तक है? आप कहोगे सर 1 to 150, 1 से लेकर 150 तक। देखो आपको एक बात ये समझना होगा कि अगर कोई संख्या किसी संख्या की गुणज है, तो मतलब ये समझ के मान लो कि उस नंबर का इन दोनों संख्याओं का उसमें भाग भी जाएगा। अगर मल्टीपल ऑफ एनी नंबर है, देन
दैट नंबर्स डिवाइडेड बाय दैट नंबर, वो संख्या उस संख्या को भी भागे करेगी, उस संख्या को भी डिवाइड करेगी। मतलब सर सिंपल सी बात ये है कि अगर वो 3 एंड बोथ 3 एंड 5 की अगर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 5 है, देन दीज नंबर्स आर डिवाइडेड बाय बोथ 3 एंड 5। अगर कोई संख्या 3 और 5 दोनों के गुणज है तो ये निश्चित है कि वो दोनों संख्याओं से वो विभाजित भी होगी और डिवाइड होगी। तो उसका सिंपल सा एक आपको मेथड है, अगर नहीं पता हो तो मैं आज आपको बता देता हूं। अगर आपको अब क्या करना है, आपको ये पता करना है कि 1 से लेकर 150 तक फ्रॉम 1 to 150 टोटल नंबर्स कितनी है जो बोथ 3 एंड 5 से डिविजिबल है, जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो सर देखो, जब भी बोथ पूछे ना आपको, एक तो पहला पॉइंट तो ये सुन लो, अगर बोथ पूछे ना 3 एंड 5 तो सबसे पहले क्या करना होता है, एलसीएम या लेस करना होता है। क्योंकि अगर आपको मान लो कि मैं इनमें से वो नंबर्स निकाल लूं जो 3 की डिविजिबल है, 3 से विभाज्य है, तो क्या होगा, 5 वाला नाराज हो जाएगा ना, वो कहेगा नहीं आपने तो 5 में मेरे वाले नंबर्स ही नहीं लिए। और अगर मैं 5 वाले नंबर्स ले लूं तो 3 वाला नाराज हो जाएगा। तो क्यों ना फिर ऐसा करें कि दोनों को ही नाराज क्यों करे, दोनों से एक ऐसी नंबर बना ले सबसे पहले एलसीएम करके कि जो दोनों में डिवाइड होता है। तो आप क्या कहोगे कि सर 3 और 5 का अगर आप एलसीएम करोगे 3 और 5 का, तो सबसे पहले 3 का डिवाइड होगा 1, 5 में डिवाइड होता नहीं है 5, उसके बाद में 1 और 1। तो 3 और 5 को जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 15। हाँ सर, ये जो 15 है ना, अगर मैं 15 से कोई नंबर निकालूंगा तो उसमें 3 का भी डिवाइड होगा 5 का भी होगा। अब 3 वाला भी राजी रह गया और 5 वाला भी नाराज नहीं होगा। तो किसी को नाराज नहीं करना है, क्योंकि बोथ लिखा हुआ है ना, तो दोनों को साथ में शामिल करना पड़ेगा। अब देखो सर, हमें क्या पता करना है कि टोटल वो नंबर्स पता कर लेते हैं जिनमें 15 का डिवाइड होता है, ना तो 3 की बात ना 5 की बात, दोनों को नाराज थोड़ी करेंगे। दोनों को अगर आपको खुश रखना है तो सिंपल सा मेथड ये कि दोनों से ऐसी नंबर पहले पता कर लो जिसमें 3 का भी डिवाइड हो, जिसमें 5 का भी डिवाइड हो। तो हमें नंबर मिला 15, 15 में 3 का भी डिवाइड हो रहा है, 15 में 5 का भी डिवाइड हो रहा है। अब हम 15 से डिविजिबल पता कर ले तो वो सारे नंबर्स में 3 और 5 दोनों का डिवाइड होगा। अब क्या करना है, सबसे जो लास्ट नंबर है, सबसे जो लास्ट नंबर आपकी जो अंतिम संख्या है वो कौन सी है सर, 150। क्योंकि लास्ट नंबर कौन सी इस हाउस की, 150, उसमें 15 का डिवाइड कीजिए, माइनस जो सबसे फर्स्ट नंबर है उसमें 15 का डिवाइड कीजिए, और ये आपका नंबर कौन सा आ गया, यहाँ पर डिवाइड करोगे तो लगभग कितने 10 टाइम होगा, और यहाँ पर इससे छोटा रह गया तो इसमें डिवाइड होगा नहीं, तो 0 टाइम होगा। क्योंकि छोटे में आप डिवाइड कर ही नहीं सकते तो 0 टाइम होगा, पॉइंट में नहीं लेना है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास में कितना रहा सर, 10। आंसर कितना रहा, 10। तो टोटल नंबर्स कितनी है, 1 to 150, फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर्स, टोटल 10 नंबर्स डेट डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। 1 से लेकर 150 तक कुल संख्याएं जो 3 तथा 5 दोनों से विभाज्य होने वाली कुल संख्याओं की संख्या है आपके पास में 10। क्योंकि सर सिंपल सा देखो, आपको पहले तो ये देखो, इस क्वेश्चन में आपको एक ही थॉट प्रोसेस बिल्ड करनी थी कि सर जो भी अगर कोई नंबर अगर किसी दूसरे नंबर का अगर मल्टीपल होगा या उसका गुणज है तो इसका मतलब एक निश्चित है कि उस संख्या का दूसरी संख्या में भाग जरूर जाएगा। डेट नंबर इज डिविजिबल बाय डेट नंबर, इसका मतलब सर ये क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन हो गया जो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था कि अगर कभी आपके पास में कुछ संख्याएं लिखी हो, किसी नंबर का आपको रेंज दे रखी हो और उसके रेंज क्या होती है, जैसे 1 to 150 से लेकर 150 तक एक रेंज हो गई, और उसमें अगर आपको कुछ नंबर से अगर डिविजिबल पता करें, उससे विभाज्य पता करें, तो उसका मेथड यही होता है कि सबसे पहले लास्ट नंबर में डिवाइड करो, उसके बाद फर्स्ट नंबर में डिवाइड करो और आपस में माइनस कर दो। और अगर कभी बोथ लिखा जाए, बोथ अगर आपके पास में लिखा जाए तो सबसे पहले आपको एलसीएम या लेसा करके ऐसा नंबर बनाना है जिसमें दोनों का डिवाइड होता हो, जो दोनों नंबर उससे भागे जाती हो। यही काम हमने यहाँ किया था। और ऐसे क्वेश्चंस जब नंबर सिस्टम, अगर जो न्यू स्टूडेंट्स जब नंबर सिस्टम करोगे उस समय तो पूरा एक लेक्चर है, 1 आवर की पूरी क्लास है जो केवल इसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर है। वो भी एक नहीं, 2 क्लास है, शायद हाँ 2 क्लास है, 2 आवर्स की टोटल क्लास है, केवल इसी टाइप के क्वेश्चंस पे वो लेक्चर बने, 2 लेक्चर्स है, तो वो और आपको कंप्लीट करने हैं। जब आप कंप्लीट करोगे तो 100% आप ऐसे क्वेश्चंस बना पाओगे। लेकिन यहाँ से आपको ये समझना था कि अगर कोई नंबर किसी का मल्टीपल होगा तो 100% उसका उसमें डिवाइड भी होगा, बस ये आपको समझना है। बाकी आप कर लोगे। अब यहाँ से बहुत तो एलसीएम करना है और उसके बाद में लास्ट नंबर में पहले डिवाइड करना है और उसके बाद में फर्स्ट नंबर में आपको डिवाइड कर देना है। चलिए सर, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन, हर क्वेश्चन एक नए टाइप का है, एग्जाम्पल सारे एक हर टाइम एक नए टाइप का क्वेश्चन आता है जिससे आपको अलग अलग टाइप के माइंडसेट होते हैं, आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने आ जाएं, और फिर जब एग्जाम में तो ऐसे इजी क्वेश्चंस आएंगे, इन्हीं से रिलेटेड बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ए नंबर which is a multiple of 11, which is a multiple of 11। तो पहली कंडीशन डब्बा बना दिया, बॉक्स बना दिया। a number which is a multiple of 11 is less than 150, सेकंड कंडीशन लेस देन 150 यानी 150 से लेस देन होनी चाहिए, एंड
हैज 3 फैक्टर्स इन टोटल, और उस नंबर के क्या होने चाहिए, टोटल 3 फैक्टर्स भी होने चाहिए। द नंबर इज, एक संख्या जो 11 का तो गुणज हो, जो 11 का तो क्या हो सर, गुणज हो, 150 से कम हो, और उसके कुल 3 गुणनखंड हो, कुल कितने हो, उसके टोटल 3 गुणनखंड ही होने चाहिए, 3 से ज्यादा उसके नहीं होने चाहिए। सर आपके पास में 3 कंडीशन कह दी कि सर एक तो मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए, ठीक है, वो संख्या हमें नहीं पता वो नंबर कौन सी है। दूसरी कि सर इस कंडीशन, इस नंबर के लिए सेकंड कंडीशन ये है कि ये 150 से कम होनी चाहिए, लेस देन 150, सॉरी इधर नहीं इधर लिखते, चलो इसको मैं नीचे लिखता हूँ ना, और आपको अच्छा ज्यादा बेटर फील आएगा। जैसे अगर मान लो कोई नंबर है, इस नंबर के लिए कंडीशन क्या कह रहा है कि सिर्फ नंबर एक तो मल्टीपल्स ऑफ 11 होना चाहिए, 11 की गुणज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी सेकंड कंडीशन कि सर ये 150 से कम होनी चाहिए, यानी लेस देन 150 होनी चाहिए, यानी 150 से छोटी होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन, इसके टोटल 3 फैक्टर्स होने चाहिए, टोटल फैक्टर्स कितने होने चाहिए सर, टोटल 3 फैक्टर्स होने चाहिए, 3 से अधिक या 3 से कम भी नहीं होने चाहिए, टोटल इसके 3 फैक्टर्स होने चाहिए। चलिए सर ऐसा कौन सा नंबर है, तो सर देखो सबसे पहले हमें ये पता है कि 11 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं, आपको पता है कौन कौन से होते हैं, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110, उसके बाद में 121, उसके बाद में अगर 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 वन जा 13, 1 कैरी, 13 और 1 14, 143। अब ये तो ज्यादा चला जाएगा, 14 से करने पर तो ना, 14 से जैसे आप करोगे तो 14 वन जा 14, 1 कैरी, और 14 और 1 तो ज्यादा चला गया, मतलब कि सर ये इसके बीच का कर। देखो अब एग्जाम में पता आपके पास में क्या है, कितना अच्छा ऑप्शन होगा, पता क्यों, एग्जाम में आपके पास में 4 ऑप्शन होंगे, होंगे या नहीं होंगे, एक तो लिखा होगा ए, एक लिखा होगा बी, एक लिखा होगा सी, और एक लिखा होगा डी। अब आपको ये बताना है कि आंसर इन चारों में से ही होगा, आंसर इन चारों में से ही होगा। अब मान लो यहाँ पर एक आंसर तो 154, एक आंसर आ जाए कि आपके पास में 11 आ जाए, एक आपके पास में आ जाए इसमें से जो सही आंसर होगा, मान लो यहाँ पर जो भी राइट आंसर होगा वो लिख देंगे, एक आपके पास में लिख देगा 83 लिख देगा। अब देखो आपको पता 154 कंडीशन से है ना, तो ये आपका गलत हो गया। 83 11 का मल्टीपल ही नहीं है, 11 का गुणज ही नहीं है, कंडीशन को मिस कर गया। अब रही बात सर, एक तो 11 रहा और एक आपके पास में ये रहा, देखो आपने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शंस क्या कर दिए आपने, एलिमिनेट कर दिए। तो जब आपके पास में ऑप्शंस होंगे ना तो ये क्वेश्चन और आप बेटर कर पाओगे, लेकिन कब, जब आप ये जो मेथड सीख जाओगे ना तो आप वहां पर और बेटर कर पाओगे। और बेटर कैसे कर पाओगे कि वहां आपको पहले से आपके पास में 4 ऑप्शंस होंगे, आंसर उन्हीं 4 ऑप्शंस में से आना है, तो हम पहले से उन ऑप्शंस को हटा देंगे, पहले ही उन ऑप्शंस को हटा देंगे जो हमारे पास में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो या तो मल्टीपल नहीं है 11 का, या 150 को क्रॉस कर रहा है। अब हमारे पास में जो आंसर बचे उनमें से हम पता कर लेंगे किसके 3 मल्टीपल होते हैं, किसके 3 मल्टीपल्स होते हैं, लेकिन अभी हमारे पास में ऑप्शंस नहीं है, अभी हम इन पे काम करते हैं। अब देखिए सर यहाँ से 3 मल्टीपल्स क्या कह रहा है, 11 का गुणज होना चाहिए, 11 का गुणज 11 मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है, 150 से कम होना चाहिए, कुल 3 गुणनखंड होने चाहिए। एक बात बताओ, 11 देखो 2 तो गुणनखंड सभी के होते हैं, 2 फैक्टर्स तो हर एक नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड 11 रहेगा, इसके तो ओनली 2 फैक्टर्स है, ये नहीं हो सकता। 22 की अगर बात करो तो 1 रहेगा, 22 रहेगा, और 22 के अलावा 2 भी रहेगा, और इसका 11 भी आएगा, नहीं सर इसके तो ज्यादा हो गए। अगर मैं 33 की अगर बात करता हूँ, 33 की, तो 33 के लिए कौन सा बनेगा, 1 और 33 तो फिक्स है, इसके अलावा सर 11 रहेगा, और इसके अलावा कौन सा रहेगा सर, 3 भी रहेगा, इसके अलावा 3 भी रहेगा ना, नहीं ये भी नहीं हो सकता। अगर 44 के लिए बात करें तो 44 के लिए 1 और 44 तो है ही, इसके अलावा देखो 2 भी है, 4 भी है, 11 भी है, नहीं सर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ओनली 3 फैक्टर्स होने चाहिए। 55 के लिए बात करो, अगर 55 के लिए बात करेंगे तो कौन सा होगा सर हमारे पास में 1, और 1 के बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, 5 आ जाएगा, नहीं 55 रहेगा, उसके बाद 11 और ये यहाँ पर 5, ये भी ज्यादा हो गया, नहीं सर। अगर 66 सर, 66 के भी ज्यादा आएंगे, 66 के भी ज्यादा आएंगे ना, क्यों, क्योंकि 1 और 66 तो फिक्स है। इसके अलावा देखो 11 का भी डिवाइड हो रहा है, 2 का भी हो रहा है, इधर 3 का भी होगा, इसमें 6 का भी होगा, नहीं सर। 77 की बात चेक करके देखते हैं सर, 77 में चेक करते हैं तो 1 और 77 है, और 11 भी है, और 7 भी है, नहीं सर इसमें भी मोर देन 3 हो गया, आपको तो केवल 3 चाहिए सर, आपको ऐसा तो कोई सा नहीं, अरे आएगा इंतजार करो। 1 और 11 की 88 के अलावा देखो 11 भी है, 2 भी है, 4 भी है, नहीं सर ये भी नहीं हो सकता। अगर 99 की अगर बात करूं मैं, 99 की अगर मैं बात करूं 99 की, तो कौन कौन से हो जाएंगे, 1 और 99 तो फिक्स है ना, इसके अलावा 11 का डिवाइड होगा, 9 टाइम होगा, 9 का होगा तो 3 का भी होगा, नहीं सर ये भी नहीं हो सकता। 99 के बाद में कितना था,
110 110 था ना, 110 में देखो 1 और 110 तो फिक्स है, इसके अलावा 11 का डिवाइड होगा और 11 का 10 टाइम होगा, तो 10 का होगा तो 10 के जो है 2 और 5 वो भी होंगे ना, 10 के 2 और 5 होते तो उनका भी डिवाइड होगा। अगर 10 का किसी में डिवाइड हो रहा है तो 10 के 2 और 5 का भी डिवाइड होगा, नहीं सर ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद 121 121, इसमें 1 और 121 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखो सर 1 और 120, इसके अलावा 11 का डिवाइड होगा ना इसमें, अरे 11 का डिवाइड होगा ना, क्योंकि 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तभी तो 121 आया था। अब 11 का डिवाइड कितनी टाइम, 11 का, इसके अलावा और कोई है नहीं सर, इसमें और कोई नहीं है, क्योंकि 11 का 11 टाइम ही डिवाइड होता है। तो अगर आप इसका एलसीएम करोगे ना तो 11 मल्टीप्लाई 11 आएगा, तो 1 का 121 टाइम्स हो जाएगा, फिर 2 आएगा नहीं, 11 आएगा, तो 11 का 11 टाइम्स, तो आपके पास में टोटल 3 रहेंगे। तो सर वो ये वाला नंबर है 121, 121 वो संख्या है जिसके ओनली 3 फैक्टर्स होते हैं, 121 आपका वो नंबर है। इस तरह से आपको निकालना होता है, लेकिन एग्जाम में इतना टफ नहीं आएगा। एग्जाम में आपके पास में 4 ऑप्शंस होंगे, ए बी सी और डी। अगर मान लो आपके पास में 4 ऑप्शन इस तरह से, ये तो 121 होता, ये 11 होता, ये 88 होता और ये 154 होता है, तो आप क्या कहते हैं कि सर ये तो गलत गया, ये तो इसका तो हो गया। अब आपके पास में 3 ऑप्शंस रहे हैं, अब केवल इन 3 के पता कर लेते हैं। इसके पता किया तो कितने हैं, 1 और 11, ओनली 2 फैक्टर्स है, ये भी गलत हो गया। 88 के पता किया तो सर 1 11 8 2 और 4, नहीं सर ये भी नहीं हो सकता। तो इसके पता किया तो 1 11 और 121, हाँ सर ये आपका ऑप्शन रहेगा। एग्जाम में आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे, यहाँ आपको थोड़ा सा सारा ऑप्शंस क्यों नहीं दे रहे हर क्वेश्चन में, ताकि आपको एक सीख जाओ, आपके पास में प्रोसेस होनी चाहिए कि सर किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए क्या प्रोसेस होगी। एग्जाम में ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शंस को यूज करना है हमें, वो भी जब हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे, मॉडल पर करेंगे, उस समय आपको ऑप्शन से कैसे, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं, उनसे कैसे करते हैं, वो भी आपको सिखाएंगे। लेकिन अभी आपको ये सीखना है कि पहले आपको कंप्लीट तो सीखना पड़ेगा ना, फिर ऑप्शन काम में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ए नंबर इज एन, ए नंबर इज एन, एन एक संख्या है, ठीक है मान लेते हैं सर ए नंबर इज एन। उसके बाद में कह रहा है if the sum of all its factors except n itself, यानी कि n को छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब होता है n को छोड़ दीजिए, बाकी इसके जो भी फैक्टर्स हैं उन सब का क्या करना है सर, हमें सम करना है, इज इक्वल टू n, और वो किसके बराबर है सर, इसी n के बराबर है। यानी कि जैसे कोई नंबर n है, सच नंबर विल बी n विल बी। देखो अगर मान लो ये कह रहा है इफ एनी नंबर इज n and its factor that this means this factors also n is a factor of this, also n इज ए फैक्टर ऑफ दिस, n भी उसी संख्या का गुणनखंड फैक्टर होता है, लेकिन सर हमें इस n को छोड़ देना है, बाकी जितने भी इसके फैक्टर्स हैं इन सबका क्या कर लेना है सर, हमें प्लस कर लेना है, और प्लस करने पर जो आंसर आएगा वो n ही रहेगा, वो क्या रहेगा, वापिस से n ही रहेगा। एक संख्या सर n है, ठीक है, एक संख्या n है, इसके सभी गुणनखंडों स्वयं n को छोड़कर का योग n के बराबर हो, यानी कि इसके जितने भी आपके पास में गुणनखंड आ जाए, इसके जितने भी आपके पास में गुणनखंड आए, जैसे ये n तो खुद होगा ही होगा ना, इस n को छोड़ दो, बाकी जो भी गुणनखंड है इन सबको आप जैसे योग करते हो तो वो उस n के बराबर आना चाहिए, तो वो संख्या कौन सी होगी। अब देखो आपके पास में 4 ऑप्शंस दिए हुए, ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसलिए जो क्वेश्चंस ऑप्शन से ही होने वाले होते हैं उनके लिए मैं ऑप्शंस भी लेके आया हूँ, जो क्वेश्चंस ऑप्शन के अलावा भी हो सकते हैं उनके लिए आपको मैं ऑप्शन हटा के लाया हूँ। अब देखिए सर यहाँ पर आपके पास में 4 नंबर्स है, एक नंबर है 6, एक नंबर है 8, एक नंबर आपके पास है 15 और एक नंबर है 22 22। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सबके फैक्टर्स लिखो, इसके कौन से हो जाएंगे 1, मतलब फैक्टर मतलब गुणनखंड, कौन कौन से नंबर्स को इसमें डिवाइड कर सकते हैं, 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है और 6 का हो सकता है। 8 का बात किया तो 1 2 4 एंड 8। 15 की बात करें तो 1 2 3 5 एंड 15 ये रहेगा। 22 की तो 1 और इसके बाद में 2, ओके इसमें 15 में एक बार के लिए 2 हटा दीजिए, है ना, 15 में नहीं आएगा, तो 1 3 5 15, 1 3 5 और 15, 1 2 11 और 22 ये सारे हमारे पास में क्या रहेंगे सर, इसमें फैक्टर्स रहेंगे, ये सभी नंबर सर हमारे पास में यहाँ पर फैक्टर्स रहेंगे, गुणनखंड रहेंगे। अब देखो सर क्या कहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कंडीशन नंबर सेकंड क्या थी, स्वयं को छोड़ दीजिए, जो n जो नंबर है उसको हटा दीजिए, हटा दिया, बाकी जो भी आपके पास में नंबर्स है, अन्य जो अदर नंबर्स है उन अदर नंबर्स का क्या कर दीजिए सर, सम कर दीजिए, इन तीनों का सम कर दो, इसमें इनका सम कर लीजिए, योग कर लीजिए, इसमें इनका योग कर लीजिए और इसमें इनका सम कर लीजिए। जैसे हमने इन तीनों का सम किया तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया 5 और 3 और 2 5 और 1 6। इसमें क्या तो सर 1 + 2 + 4 कितना हो गया 4 2 8 और 1 9। इसमें क्या तो सर 1 + 3 + 5 5 और 3 8 और 1 9।
इसमें प्लस किया तो 1 + 2 + 11, 11 11 और 2 13 और 1 कितना हो गया 14। क्या कहा था क्वेश्चन में कि सर वही वही नंबर आना चाहिए वापस से सर n ही आना चाहिए, सम करने पर n ही आना चाहिए। तो एक बात तो इसमें आपके पास में सेम वही नंबर आ रहा है ना सर वापिस से। देखो सर जैसे आपने इसका प्लस किया इसको छोड़कर, तो आपने देखा कि सर सेम वही वापिस से नंबर आ रहा है, जो 6 था वही 6 आ रहा है। तो सर वो नंबर कौन सा है, वो नंबर आपका 6 रहेगा। वो संख्या आपकी 6 है जिसके अगर आप फैक्टर्स का प्लस करते हो उस नंबर को छोड़कर, तो आपके पास में सेम वही नंबर रहता है। बाकी में देख लो इसमें 9 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, इसमें 14 आ रहा है, तो ये नंबर वापिस से आपके पास में नहीं आ रहा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा कि जो योग है वो n के बराबर होगा। n का मतलब यही संख्या थी n, और n के बराबर n होनी चाहिए, इक्वल टू n, दैट नंबर इज n एंड आल्सो सम ऑफ n, यानी कि n के इक्वल ही आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑप्शन से करने होते हैं। पहले क्या कहा कि एक संख्या है, ठीक है, मान लिया, उसके फैक्टर्स पता करो, कर लिए, उसके बाद में उसके फैक्टर्स में से खुद को छोड़ दो, स्वयं को, ये हटा दिया। फिर कहा कि अब जो भी आपके पास में नंबर्स हैं, जो संख्या है, उनका योग कर लीजिए, सम फाइंड आउट कर लीजिए, कर लिया। अब जो सम करने के बाद में नंबर इक्वल टू n, उसी संख्या के बराबर ही आना चाहिए, n के बराबर आना चाहिए। n क्या है सर, वही संख्या आपके पास में। तो इक्वल कब आता है, जब 6 के हम पता कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि वो 6 इक्वल टू 6 ही रहता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, छोटे क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे। मेरे को लगता है कि 2 क्वेश्चंस और हैं, उनको भी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से ही करने हैं, ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स आपको मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको मिलेंगे जिनका सम इसके वापस इक्वल हो, लेकिन आपको यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उन्हीं का यूज करके, क्योंकि आंसर तो उन्हीं में से हमें टिक करना है, तो उन्हीं का यूज करके फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 और देखते हैं टोटल कितने क्वेश्चंस हमारे पास हैं। तो ओनली 2 क्वेश्चंस और, एक 14 और एक 15, बस 2 क्वेश्चन और है, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ए नंबर n, ए नंबर n, एक नंबर है सर n, ओके, हमें नहीं पता सर, कुछ भी हो सकता है, इज ए फैक्टर ऑफ 90। अच्छा, ये कह रहा है कि सर नंबर तो है n, लेकिन इज ए फैक्टर ऑफ 90, ठीक है, यानी कि ये n 90 में डिवाइड होगा। इफ द नंबर n, इफ द नंबर जो n है इज ए 2 डिजिट नंबर, सर ये भी कंडीशन देखो, पहली कंडीशन क्या थी, फैक्टर ऑफ 90, यानी कि वो 90 का गुणनखंड होना चाहिए, फैक्टर ऑफ 90, फर्स्ट कंडीशन इज 9 फैक्टर ऑफ 90, सेकंड कंडीशन is a 2 digit number, is a 2 digit number, okay, and sum of digits is 3, थर्ड कंडीशन, यानी कि सेकंड कंडीशन 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, ठीक है, येलो से 2 डिजिट, और अगर इनके डिजिट्स का सम करेंगे तो आपके पास में आंसर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, इन दोनों का सम करने पर। देन द नंबर n is 2, देन द नंबर n is, ये क्वेश्चन मार्क लेगा, देन द नंबर n is, एक संख्या है n, ओके, कोई बात नहीं है, जो 90 का एक गुणनखंड है, जो क्या है सर हमारा, ये कह रहा है सर एक संख्या n है आपके पास में, संख्या क्या है सर आपके पास में, n एक संख्या है, ओके, मान लेते हैं सर n हमारे पास में एक संख्या है, और उसके बाद में वो क्या है सर, एक 90 का एक गुणनखंड है, मतलब सर ये भी पता चल गया कि 90 का गुणनखंड है, यानी 90 में भाग जाना चाहिए। यदि संख्या जो n है वो 2 अंकीय संख्या है, यानी कि संख्या कितने डिजिट की है सर, 2 अंकीय, 2 डिजिट की है, तथा उसके अंकों का योग भी कितना होना चाहिए सर, 3 होना चाहिए, और उसके अंकों का योग भी कितना होना चाहिए सर, 3, उसके डिजिट्स का सम भी कितना होना चाहिए, 3। सर हम सीधा सीधा एक काम करते हैं ना, 90 की फैक्टर से फाइंड आउट कर लेते हैं, 90 की फैक्टर से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सर 90 के लिए 90 का एलसीएम करेंगे 245, क्योंकि जब 90 का गुणनखंड है फैक्टर ऑफ 90, तो पहले यही पता कर लेते हैं कि 90 के फैक्टर्स कौन कौन से, उसमें से फिर निकाल लेंगे कि 2 डिजिट नंबर कौन सा है, और उसके डिजिट्स का सम 3 आए, वो नंबर बाहर निकाल लेंगे। इधर क्या, तो सर यहाँ पर 3 का डिवाइड हो जाएगा, कितना 15 टाइम्स हो जाएगा, उसके बाद में 5, 3 का तो अभी वो डिवाइड हो रहा है ना 5 टाइम्स, और 5 का क्या, तो सर 1 टाइम। चलिए सर 90 के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास में कौन से ऑप्शन निकल कर आ गए, 2 × 3 × 3 × 5, ये रहेगा सर आपके पास में। चलिए 1 का मल्टी डिवाइड होता है 90 टाइम्स, सब में होता है, 2 मिलेगा सर, कितनी टाइम्स डिवाइड होगा, 45 टाइम्स होगा, 3 मिलेगा, कितनी टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 30 टाइम्स, 4 मिलेगा नहीं, 5 मिलेगा, 5 का डिवाइड कितने टाइम्स हो रहा है सर, 5 बन जाए 5, 40, 4 40 और 5 8 जा 40, 6 मिलेगा, यस सर, 3 2 जा 6, 6 में मिलेगा, 6 का डिवाइड किया तो कितने टाइम हुआ सर, 6 का, 6 बन जा 6 और 6 5 जा 30, ठीक है, 7 नहीं 8 नहीं 9, 9 मिलेगा, 3 3 जा 9, 9 मिलेगा, 9 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा सर, 10 टाइम, 9 का 10 मिलेगा, यस सर 10 मिलेगा, 5 2 जा 10, 10 भी मिलेगा, तो 10 का डिवाइड करोगे तो कितने टाइम, 9 टाइम, रिपीट हो गया ना,
10 का डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम रिपीट हो गया, तो सर हमारे पास में यही नंबर आपके पास में रहेगा। तो कौन कौन से आ गए, 1 2 3 5 6 9 10 15 18 और 30 45। स्टूडेंट्स के कमेंट में मैंने आंसर सही आने लगे, बहुत बढ़िया। अब देखो सर, कंडीशन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गई, फैक्टर ऑफ 90 नंबर का गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है, हमने पता कर लिया कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब सर इनमें से वो नंबर छुपा हुआ है, इस बॉक्स में छुपा हुआ है वो नंबर, उसको बाहर निकालते पकड़ के, देखो अभी निकालते हैं कि अंदर छुपा हुआ है, बहुत टाइम हो गया इसको। क्या कह रहा है, 2 डिजिट नंबर होने चाहिए, 2 अंकीय संख्या। तो सर या तो 10 हो सकता है, या 15 या 18 या 30 या 45 या 90, यही हो सकते हैं, क्योंकि 2 डिजिट नंबर 2 अंकीय संख्या होनी चाहिए। उसके अंकों का योग भी 3 होना चाहिए, उसके डिजिट्स का सम 3 होना चाहिए। देखो सर, क्या 10 है, 15 है, 80 है, 30 है, 45 है, 90 है, ये कुछ स्टूडेंट को तो अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यहीं से देख लेंगे। इसका 1 होता नहीं सर, 5 और 1 6 नहीं, 8 और 1 9 नहीं, 3 और 0 30, ये रहा सर, ये तो 3 बन रहा है, 4 और 5 9 नहीं, ये नहीं, तो सर ये रहा इसका 30, इसका आंसर कितना है, 30 इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन में देखो सुनना वापस क्या लिखा है, एक संख्या n है, n इज ए नंबर, ओके। कंडीशन नंबर सेकंड, दैट इज ए फैक्टर ऑफ 90, 90 का गुणनखंड है, ओके। हमने सभी नंबर्स के, हमने एक काम किया, फिर हमने टोटल फैक्टर्स ही पता कर लिए 90 के, कर लिए 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 90, ये फैक्टर्स थे। कंडीशन क्या कहा, 2 डिजिट नंबर होनी चाहिए, 2 अंकीय संख्या होनी चाहिए, कोई बात नहीं, 10 15 18 30 45 90 हो सकती है। फिर भी कहा, उसके बाद में एक कंडीशन और क्या कहा, सम ऑफ डिजिट्स इज 3, अंकों का योग 3 होना चाहिए। 10 का 1 रहता है, 15 का 6, 18 का 9, 3 का 30 का 3, 45 का 9, 90 का 9। तो सर अपना आंसर कौन सा रहेगा, आंसर रहेगा सर हमारा 30, बिकॉज डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 30 इज 3। 30 के अंकों का योग कितना होता है, 3, और यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इस तरह देखो क्वेश्चन में जैसा जैसा कहा हमने वैसा वैसा किया। क्वेश्चन सबसे पहले ये कहा कि फैक्टर पता करो 90 के, कर लिए, 90 के गुणनखंड बताइए, पता कर लिए। फिर कहा कि उसमें से आप 2 अंक की संख्या बाहर निकालो, वो भी निकाल ली। फिर कहा कि उसके 3 अंकों का योग 3 होना चाहिए, डिजिट्स का सम 3 होना चाहिए, हमने वो भी फाइंड आउट किया, तब जाके हमारे पास आंसर मिला कितना, 30 रहा। क्वेश्चन वही है जो हमने अभी तक सीखे हैं, उन्हीं सभी बातों को यूज कर रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसी नई हम पॉइंट यूज नहीं कर रहे हैं जो हमने नहीं सीखा। फैक्टर्स हमने सीखा हुआ है, गुणनखंड सीखा हुआ है, फिर हमें ये भी पता है कि 2 डिजिट्स नंबर कौन सी होती है, हमें ये भी पता है कि जोड़ कैसे करते हैं, अंकों का योग क्या होता है, सब कुछ हमें पता है। बस जरूरत है तो उन सब पॉइंट्स को एक जगह इकट्ठा करके, देखो अभी तक हुआ क्या कि आपने यहाँ कुछ सीखा, यहाँ कुछ सीखा, यहाँ कुछ सीखा, यहाँ कुछ सीखा, ऐसे आपने अलग अलग पॉइंट सीखे है ना, पॉइंट सीखे। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि, क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसे आपके पास में कोई मटका है, उसके अंदर इन सब पॉइंट्स को शामिल कर लो, इन सबको क्या कर लो, इनमें से कुछ ही पॉइंट्स को यहाँ पर शामिल करो, बस ये आप जैसे ही कर लोगे आपके पास में आपका आंसर निकल कर बाहर आ जाएगा। बस यही क्वेश्चन, यही होता है एक एक्चुअल में जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, एक ऐसा आपके पास में कुछ भी मान लीजिए, ऐसा कोई बॉक्स मान लीजिए, उसके अंदर आपको, जैसे आपके पास में बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स है, जैसे मैंने आपको बहुत सारे आपके पास में अलग अलग पॉइंट्स, आपके पास में अलग अलग मैंने आपको कुछ ऐसे टिकट्स दे दी मान लीजिए, है ना, मैंने आपको अलग अलग टिकट दे दी, इसके ऊपर लिखा हुआ है डिजिट सम लिखा हुआ है, इसमें फैक्टर्स लिखा हुआ है, इस पे कुछ लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको चेक करना है कि इसमें कौन कौन सी आपको टिकट्स इसके अंदर यूज करनी है, बस यही क्वेश्चन होता है, ऐसे समझा करो क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, फैक्टर्स बताओ, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा कि 2 डिजिट नंबर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कहा कि उसने उसका डिजिट्स का सम 3 होना चाहिए, अंकों का योग 3 होना चाहिए, जैसे 3 कंडीशन थी छोटी छोटी, तीनों को यूज किया, तीनों को यूज करते आपका आंसर निकल कर आ गया। चलिए इसका लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 15, उसको भी देख लेते हैं, वो भी एक इजी क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, 8 is a common factor of 24 40 question mark and 72। ये कह रहा है 8 is a common factor of 24 40 question mark and 72, यानी कि आपके पास में 4 नंबर्स है, तो आपके पास में 24 है, एक आपके पास में 40 है, एक आपके पास में क्वेश्चन मार्क है, और एक आपके पास में 72 है, और 8 इन सब का कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब कि 8 का इन सब में भाग जाएगा। फैक्टर क्या कहता है, डिवाइड करता है। फैक्टर क्या होता है, यानी इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। आगे चलिए, व्हाट इज मैक्सिमम नंबर, व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ होल नंबर लेस देन 50, 50 से लेस देन होना चाहिए, और होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर बोले तो सर 0 1 2 3 इस तरह इन्फिनाइट तक, यानी 0 से लेकर इन्फिनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन सर लेस देन 50 होना चाहिए, 50 से लेस देन होना चाहिए। दैट कैन बी प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा,
24 40 क्वेश्चन मार्क और बेहतर, 24 40 क्वेश्चन मार्क और बेहतर क्वेश्चन बहुत अच्छा है का 8 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। गुणनखंड क्या होता है, किसी संख्या में भाग जाता है। 8 24 में भाग जाएगा, 40 में भाग जाएगा, क्वेश्चन मार्क में भी जाएगा, बेहतर में भी जाएगा। 50 से कम अधिकतम पूर्ण संख्या जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखी जा सकती है, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो सर सिंपल सी बात ये है कि इस क्वेश्चन मार्क में 8 का डिवाइड होगा और ये 50 से कम होगी। पहला पॉइंट की 50 से लेस देन होगी, 50 से कम होगी, लेस देन 50 होगी, और डीवीजी और 8 का मल्टीपल होगी, यानी कि 8 का फैक्टर ऑफ 8। अगर देखो कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर है तो उसका मल्टीपल भी है, यानी कि उस संख्या में 8 का भाग जाएगा। सिंपल सी बात ये है। तो आपको ये तो पता 24 में होगा, 40 में होगा, 72 में होगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसी कौन से नंबर रखें जिसके अंदर इस 8 का डिवाइड हो। तो आपने कहा देखो सर 72 तो सीधा सीधा काट दो, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन 50 है, जबकि हमें लेस देन 50 50 से कम चाहिए। अब हमारे पास में 3 ऑप्शन है, 42 48 एंड 36। तो या तो इसकी जगह 42 आ सकता है, या फिर इसकी जगह 48 आ सकता है, या फिर आपके पास में 36 आ सकता है। आपने कहा कि देखो सर 42 में 8 का डिवाइड होता है क्या, चेक करते हैं। नहीं सर 42 में 8 का डिवाइड नहीं होता, 42 में 8 का डिवाइड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका कट हो गया। अब रही बात सर आपके पास में 2 ऑप्शंस और है, एक 48 है, सर 48 में डिवाइड होता है, 36 में नहीं सर, 36 में भी डिवाइड नहीं होता, 36 में भी डिवाइड नहीं होता ना, नहीं सर 36 में भी डिवाइड नहीं होता। तो ये भी आप कट कर दीजिए। आपके पास में आंसर कौन सा रहा सर, 48 आपके पास में वो आंसर है जो आपका इसके अंदर आपका क्वेश्चन मार्क की जगह आप उसको रिप्लेस कर सकते हो या क्वेश्चन मार्क की जगह रख सकते हो, तो 48 रहेगा। क्योंकि ऑप्शन देखो आंसर किस में से आने, उन्हीं 4 ऑप्शन में से आने, उन्हीं 4 ऑप्शन में अच्छे आने। और अगर आपके पास में ऑप्शन नहीं होते तब कैसे करते, तो भी बता देता हूँ। देखो अगर आपके पास में ऑप्शंस नहीं होते तो क्या करते सर, सिंपल सी बात है, हमें 50 से लेस देन वो सारे नंबर्स लिख लेने हैं जिनके अंदर 8 का डिवाइड होता है। कौन कौन से होते हैं, 8 16 24 32 और उसके बाद में 40 48 और उसके बाद में 56। ये तो ज्यादा हो गया ना। तो सर ये सारे वो नंबर्स हैं, ये टोटल नंबर्स हैं जिनमें 8 का डिवाइड हो सकता है और लेस देन 50 है, जिसमें से सर 24 आपका आ चुका है, 40 आपका आ चुका है। लेकिन अब क्या कहा सर, अब तो हमारे पास में 8 भी है, 16 भी है, 32 भी है, 48 है, तो किसको यूज करें सर, कौन सा यूज करें, यहां समझना। अगर जैसे यहाँ पे तो ऑप्शन अभी यही था, अगर आपके पास में अभी मान लो ए बी सी और डी, अगर आपके पास में ऐसे ऑप्शन होते हैं कि यहाँ पे 8 होता है, यहाँ पे 16 होता है, यहाँ पे 32 होता है और यहाँ पर 48 होता है, तब आप किसको चूज करते, 8 का तो डिवाइड इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। तो सर क्या 4 ऑप्शन ही नहीं, 4 ऑप्शन नहीं है, इनमें से एक ऑप्शन है। सर फिर कैसे पता करें, आपने एक लाइन नहीं पढ़ी अभी तक, सुनो क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ होल नंबर है, अधिकतम पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इन सब में मैक्सिमम कौन सा है सर, 48। मैक्सिमम कौन सा है, 48, यानी कि 8 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स तो होने चाहिए, साथ में मैक्सिमम भी होना चाहिए। तो आप कहोगे सर ये डी फिर आपका आंसर रहेगा। इसमें 8 भी हो सकता है, 16 भी, 32 भी, 48, लेकिन आंसर कौन सा होगा, 48 होगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम नंबर देखनी है, अधिकतम। न्यूनतम पूछता तो, मिनिमम पूछता तो 8, लेकिन मैक्सिमम पूछ रहा है इसलिए कौन सी होगी, 48 होगा। तो जो क्वेश्चन कह रहा है आपको उसी के अनुसार आपको काम करना है। पहले क्वेश्चन को रीड करना है, फिर क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है, आपको उसी को यूज करके आपका आंसर देना है। क्वेश्चन ने कहा है कि कॉमन फैक्टर 8 इज ए कॉमन फैक्टर, 8 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका मतलब 8 का डिवाइड होगा उसमें, ठीक है। फिर आपसे ये कहा कि वो 50 से लेस देन होनी चाहिए, 50 से कम होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास में सारे नंबर्स आपने देख लिए, 8 16 24 32 40 48। उसके बाद में कहा कि अधिकतम पूर्ण संख्या, मैक्सिमम होल नंबर कौन सी होनी चाहिए, तो आपको सर वो 48 है, आपका वो नंबर कौन सा है, 48 है। या अधिकतम वो पूर्ण संख्या कौन सी है सर, वो 48 है, जिसके अंदर आप इसमें डिवाइड कर सकते हो। तो इस तरह से हमने टोटल सर हमने 15 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट किए हैं, 15 एग्जांपल्स हैं, उनसे आपको अलग अलग टाइप की हमने एक माइंडसेट देने की कोशिश की है कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ इसमें टिपिकल क्वेश्चंस थे, कुछ इजी क्वेश्चंस थे। तो आपको क्या करना है, इस क्लास को एक बार फिर से देख लेना है। फिर से देखने का बेनिफिट क्या होगा कि आप जब क्वेश्चन देखो तो पहले खुद बनाने की कोशिश करना उन क्वेश्चंस को। जब खुद बनाने की कोशिश करोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को खुद से ही सोल्व कर लोगे। खुद जब सोल्व हो जाएगा तो नहीं होगा, उसका फिर सॉल्यूशन देखना, जो हो जाए उसका भी सॉल्यूशन देखना। लेकिन जब खुद क्वेश्चंस कर लोगे, जब क्वेश्चंस कर लोगे तो आपके पास में क्या होगा कि आपके पास में एक थॉट प्रोसेस बिल्ड होगी, आपको पता चलेगा कि हम कितना सीख पा रहे हैं और कौन सा आपका आंसर बन रहा है। तो बाकी क्वेश्चंस जो हमारा है, हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर, उस चैप्टर के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से उसको पहले समझेंगे, फिर उसी के भी कुछ एग्जांपल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे।